नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। अयोध्या से खबर आ रही है कि अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, तैयारियों का भी करेंगे निरीक्षण। और बता दें आपको कि सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट से फिर अयोध्या की तरफ रवाना होंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे। सीएम योगी जन्मभूमि के अलावा अमानीगंज जलकल परिसर में भी जाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम लता मंगेशकर चौक की करेंगे निरीक्षण, तो तैयारियों का भी निरीक्षण कर लेंगे जायजा। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बता दें कि सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या और एयरपोर्ट पर उतरकर हनुमानगढ़ी की तरफ रवाना होंगे। उसके बाद से उनकी तरफ से जायजा लिया जाएगा। जन्मभूमि के अलावा अमानीगंज जलकल में भी जाएंगे, निरीक्षण लेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम लता मंगेशकर चौक का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियों का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। दौरे पर सूबे के मुखिया रहने वाले हैं। तो बता दें इस वक्त की अहम जानकारी, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। और बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। उससे पहले निरीक्षण लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। तैयारियों का निरीक्षण लेंगे सीएम योगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समीक्षा बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जब बड़े कार्यक्रम अयोध्या में होते आ रहे हैं तो सीएम खुद जाते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले भी सीएम जाते हैं और निरीक्षण करते हैं। और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसी को लेकर जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम है। जायजा खुद मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा है। हनुमानगढ़ी की ओर रवाना होंगे और वहां से लता मंगेशकर चौक भी जाएंगे। बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह पर निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना है। तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक भी उनके द्वारा की जाएगी। और बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उस दिन होंगे। तकरीबन 30,000 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है। जब यहाँ पे पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, हर एक की बारीकी से चेकिंग होगी और अभी से ही यहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आ रहे हैं। और बता दें केंद्रीय मंत्री की भी नहीं सुनता बिजली विभाग। मंत्री कौशल किशोर ने सीएम से चेयरमैन की शिकायत की है। यूपीपीसीएल चेयरमैन पर फोन ना उठाने का आरोप है। कौशल किशोर ने सीएम को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त की है। व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर भी जवाब ना देने का आरोप लगा है। तो मंत्री कौशल किशोर ने सीएम से चेयरमैन की शिकायत की है। यूपीपीसीएल चेयरमैन पर फोन ना उठाने का आरोप लगाया गया है मंत्री द्वारा। तो मंत्री कौशल किशोर ने शिकायत की है और नाराजगी व्यक्त की है सीएम को पत्र लिखकर। इसी के साथ बता दें कि कहा गया है कि व्हाट्सएप पर भी मैसेज देखकर जवाब नहीं दिया जा रहा है और ये आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं। तो केंद्रीय मंत्री की भी नहीं सुनता है बिजली विभाग, चेयरमैन कॉल नहीं उठा रहा। और प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। श्री रामलला को नगर भ्रमण कराए जाने की योजना स्थगित हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले नगर भ्रमण कराने की थी योजना। सुरक्षा कारणों से नगर भ्रमण की योजना स्थगित हुई है। अब सिर्फ राम जन्मभूमि परिसर का भ्रमण करेंगे। श्री रामलला तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और काशी के आचार्यों ने बैठक की है और इस दौरान ये फैसला लिया गया है। बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बता दें भ्रमण पर रोक को लेकर बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो श्री रामलला को नगर भ्रमण कराना था प्राण प्रतिष्ठा से पहले, लेकिन अब देखिए
ये फैसला लिया गया है कि भ्रमण नहीं होगा। और जालौन के कोतवाली क्षेत्र के द वेलनेस क्लब जिम से मामला सामने आया, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों की गुंडई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने 50 से 60 छात्रों के साथ मिलकर जिम में घुसकर 3 युवकों की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 दिन पहले जिम में आने वाले युवक से मेडिकल परिसर में डॉक्टर कुलदीप से मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद जिम में घुसकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। हालांकि सूचना पर पहुंची सीओ सदर घटना की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने बताया कि VBSY की यात्रा 1 महीने से भी कम समय में 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और कई शहरों तक पहुंच चुकी है, जहां 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाहन से जुड़ चुके हैं। और क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं। अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को
वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को एक नई रफ्तार देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से बड़ी पहल की गई है, ताकि हर गांव को एक आदर्श गांव बनाया जा सके। इसी को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के तमाम ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के तहत अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डीएम के द्वारा गाँव देहात के लोगों के साथ जनसंवाद किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में उत्तर पश्चिमी दिल्ली की डीएम अंकिता आनंद ने दिल्ली के टटेसर गांव का दौरा किया। राजधानी दिल्ली में ग्रामीण इलाके को एक बेहतर जो स्वरूप है देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक नई पहल की है और इस पहल के तहत दिल्ली के तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये एक निर्देश दिया गया है कि गांव-गांव जाकर के जनसंवाद करें और वहां की जो समस्याएं हैं, वहां गांववासी की जो जरूरत है उसको लेकर के खाका तैयार करें। तो इसी को लेकर के मैं मौजूद इस समय नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ डीएम हैं अंकिता आनंद जी से हम जानेंगे इन्होंने किस तरीके से जो गांव का दौरा किया, पहला दौरा, और किस तरीके से वहाँ की जो समस्या है। मैम, आपने दौरा किया, पहला दिन रहा, किस तरीके से समस्याएं और क्या चीज़ें निकल के सामने आई? बहुत अच्छा रहा पहला हमारा जनसंवाद, जो कि हमने टटेसर गांव से शुरू किया। जनसंवाद एक बहुत ही फॉर्मल वे में हुआ और अच्छा भी रहा मेरे हिसाब से। हमने सबसे पहले जैसे कुतुबगढ़, जौनटी, निज़ामपुर में भी ऐसे कई संवाद पहले करे हैं, जहां पे लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या सुन के एक अच्छा प्लान बनाया, जिससे मॉडल विलेज के रूप में उसको ढाल सके हम, जहाँ से हमने कुतुबगढ़ की शुरुआत करी। सिमिलर मैनर में अब हमने और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में संवाद किया, जिस प्रकार से माननीय एलजी जी के डायरेक्शंस थे। तो हमने आज टटेसर से कल शुरुआत करी। सुबह 11 बजे से आज 8 तारीख तक था पूरा। हम जितने भी अधिकारी हैं जो संबंधित हो सकते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, सब लोग वहां पे रुके और संवाद हुआ, जिसमें शामिल थे एमसीडी के ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, टीपीडीडीएल है, आईजीएल है, डीजेबी है, बैंकिंग से हैं, हेल्थ से हैं, एजुकेशन से हैं। तो हमने सारे विभागों को लिया और सब लोग आए और बहुत ही भरपूर पार्टिसिपेशन रही। कल शुरुआत सुबह 11 बजे से रही, जहाँ पे सबसे पहले तो लोगों के बीच में बैठ के संवाद किया कम्युनिटी सेंटर में। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, कुछ लिखित, कुछ मौखिक रूप से, जो हमने बहुत ही सांत्वना से सुनी, समझी और उस पर एक्ट करने के लिए हमने उसके बाद एक फील्ड विजिट रखी। लोगों के साथ ही हम जगह जगह जाके इश्यूज़ देखे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है। उन्होंने जहाँ जहाँ पे दिखाते गए हमने वो समझी और अलग अलग विभागों ने उसके बाद उनके बारे में देख के फिर एक सुझाव ला के हमारे सामने शाम को रखा। तो हमने उसके बाद विभागों के साथ एक रिव्यू लिया, जो कि चला लगभग शाम को 8 बजे तक, जहाँ पे हमने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बहुत सारा स्टैटिक डेटा है, बहुत सारे प्रोजेक्टेड प्लान्स हैं। तो अब जब ये क्या क्या चीज़ें ढल के आएंगी, कुछ आईएनएफसी के ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन स्टेज हैं प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी सेंटर का रिनोवेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा बच्चों ने खेल परिसर एक्सेट्रा की भी डिमांड करी, तो वो भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रोजेक्ट पूरे प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आज सुबह भी 7 बजे उनके साथ फिर से संवाद किया, जहाँ पे उनको दिखाया गया, बताया गया, पूरा समझाया गया किस प्रकार से हमने खाका तैयार करा है, उनके सारे सुझावों को इंक्लूड करके। उसके बाद भी एक आध लोगों के जो सुझाव आए वो हमने इंक्लूड करे और उनको जितनी भी हमारी विभागों की स्कीम्स हैं वो बताई गई। अच्छा मैम, जिस तरीके से जो गांव को एक आदर्श गांव बनाने की जो योजना के तहत उपराज्यपाल जी के जो एक नया तरीका है, क्या लगता है इस जनसंवाद से कितना ग्रामीण लोगों के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है? जनसंवाद बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और हमारे जो गांव में पूरा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का, एक पूरे देश का दिल बसता है जो कहते हैं। तो गांव में जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ उनको रोज़मर्रा के जीवन में जो जो समस्याएं सामने आती है, उनकी आवाज़ सुने बगैर कोई प्लान बनाना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। तो उनकी हमने आवाज़ सुनी और उन्होंने बहुत ही एप्ट और बहुत ही सही चीज़ें बताई, जिससे हम भी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल चीज़ बना पाएंगे और ये बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये थे हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएम अंकिता आनंद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके में जो विकास कार्य होने हैं उसको लेकर के अब उनकी समस्याओं को सुना जाए और वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से ये जनसंवाद किया जाए, ताकि उसी हिसाब से ग्रामीण इलाके में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ईडी अधिकारियों कर्मचारियों पर उसी तरीके से हमले की आशंका जाहिर की जैसे पश्चिम बंगाल में देखा गया। उन्होंने पीएमओ, गृह मंत्रालय, ईडी निदेशक, झारखंड पुलिस और अन्य को टैग किया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ दिन पहले 5 जनवरी को हमले के लिए जाल बिछाया गया था। मरांडी ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस काम के लिए कुछ सुपारी गुंडों को काम पर रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर झारखंड में भी सियासत उफान मार रही है। बीजेपी नेता ईडी पर हुए हमले को लेकर सियासी निशाने हेमंत की सरकार पर साध रहे हैं, ये कहते हुए कि ईडी के अफसरों को झारखंड में भी फंसाने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, मगर ऐसा हो ना पाया। तो वहीं हेमंत की सरकार के नेता ईडी के बहाने केंद्र पर सियासी निशाने साध रहे हैं। सियासी बयानबाजी पर बाद में आते हैं, मगर उससे पहले जरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो देखिए। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, ईडी अफसरों को झारखंड में फंसाने के लिए पूर्व में अनेकों कुचक्र रचे गए, जिसका उद्घाटन पुख्ता प्रमाणों के साथ हो चुका है। बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमले की पूरी तैयारी थी, लेकिन बंगाल की घटना के बाद भ्रष्टाचारियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। यानी सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी पर हुए हमले और साजिश का जिक्र करते हुए बीजेपी ने सीधे तौर पर यह दावा कर दिया कि ईडी के खिलाफ ऐसी ही प्लानिंग झारखंड में भी तैयार की जा रही थी। बकायदा जेल से इस षड्यंत्र के तार जुड़े होने और खुलासे के बाद दूध का दूध पानी का पानी होने का जिक्र किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जेएमएम कैसे वार पर पलटवार कर रही है, अब वो भी सुनिए। इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। सभी जगह पैसे पकड़ा रहे हैं, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ पकड़ा रहे हैं, स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। गरीबों का चावल भी बेच दे रहे हैं, कट मनी, सट मनी, इसका जो है बंगाल में आपको पता है कैसा है। उसी तरह से तमिलनाडु में आपने देखा ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही करप्शन का चार्ज लगा दिया। तो पूरे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी परेशान हो गए हैं। माननीय मोदी जी का जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है वो सक्सेसफुल नारा हो रहा है और उस पर जनता उनको समर्थन दे रही है। इस कारण से ये समस्या चल रही है और ये केवल महीने 2 महीने की बात है। जब मोदी जी तिवारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जितने चोर हैं सभी घर के अंदर चले जाएंगे। प्रकरण हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं दिन में क्या हो रहा है। पूरे देश में इस तरह का प्रकरण चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार जनता पर समर्पित है, जन भावनाओं का आकांक्षा देकर काम करते जाए, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही हम कहना चाहेंगे। जवाब क्या है, संवैधानिक नियम के अनुसार ही होगा। हम तो कोई पत्थर और ढेला के बात नहीं करेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर हमको लगता है कि हमारे पास अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं, यही बात हो सकती है। इसलिए हम संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान में जो हमें ताकत दिया उसी आधार पर हम काम करेंगे। हमारी है कि हमारे यहाँ पर सरकार में आज भी हम कहते हैं संख्याबल ही देखा जाता है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 100% ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, थे और आगे भी रहेंगे। ये झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है, किसी के रहमो करम पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बना। हम झारखंडियों की इच्छा थी, हम झारखंडियों की चाहत थी और उसी का प्रतिफल है एक युवा मुख्यमंत्री, देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना। तमाम कोशिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन न हम कोशिशों से घबराएंगे न षड्यंत्र से घबराएंगे। हम तमाम चक्रव्यूह को भेद कर और इस कार्यकाल को तो छोड़ दीजिए, आने वाले 2-3 कालखंडों तक किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, जनादेश तो बिल्कुल मिला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, पर क्या यह जनादेश यहाँ आदिवासी मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश अवैध खनन का नंगा नाच करने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश उनको जमीन की 10,000 करोड़ का रांची ही सिर्फ एक जिले की बात करें तो लूट कराने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश उनको अपने कार्यकाल के 10,000 इलीगल ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए मिला था? क्या उनको यह जनादेश अपने ही रिश्तेदारों को और अपने ही सगे संबंधियों को लीज देकर उपकृत करने के लिए मिला था? मुख्यमंत्री जी ने जनादेश का अपमान किया है और हमारा मानना है। खैर,
ईडी पर हुए हमले से पहले ही सियासत झारखंड में हावी हो रही थी, मगर अब इस हमले का असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन मामला बड़ा है। ऐसे में हेमंत के खिलाफ जांच की आंच के बीच इस विवाद पर सियासत क्या रंग लेती है, देखना बाकी है। मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ये जतलाने की कोशिश कर रही है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में हेमंत डरे हुए हैं और ईडी खतरे की जद में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। इस बीच आपको बता दें कि अयोध्या में लगेगी महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति। एयरपोर्ट के सामने लगेगी रामायण लिखती मूर्ति। अयोध्या में भगवान सूर्य की भी लगेगी मूर्ति। काशी की तर्ज पर अयोध्या में होगी भव्य सरयू आरती। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने दी है जानकारी कि एयरपोर्ट के सामने लगेगी रामायण की मूर्ति। बता दें अयोध्या में भगवान सूर्य की भी मूर्ति लगेगी और ऐसे में ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी की तर्ज पर अयोध्या में होगा भव्य आरती सरयू पे। और बता दें कि पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ये जानकारी दी। और यूपी के लोक निर्माण मंत्री का अधिकारियों को निर्देश। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देशित किया है प्रदेश में सभी जर्जर सेतुओं का ऑडिट कराने की विभागीय निर्देश दे दिए गए हैं। जांच कर रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दुर्घटना होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार, ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है। अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जर्जर पुलों के निर्माण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी मंत्री के द्वारा दे दिए गए हैं। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, प्राथमिक शिक्षक संघ, आयकर, पोस्टल, दूरदर्शन और सैकड़ों की संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त श्रम संघों द्वारा 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत सुबह चारबाग स्टेशन पर हुई। इस क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान लंच के समय में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर नेताओं के भाषण सुने और अपना समर्थन दिया। और मथुरा की ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 2 एसएलपी की सुनवाई होनी है, जहां ईदगाह मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में 2 एसएलपी दायर की है। बता दें कि ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में दाखिल विशेष याचिका में मांग की गई है कि मथुरा जिला न्यायालय में ही सभी वादों की सुनवाई हो, जबकि हाईकोर्ट ने सभी वादों को खुद ही सुनने का आदेश दिया है। साथ ही है एक एसएलपी ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, जिसमें हाईकोर्ट के एडवोकेट कमीशन के आदेश पर रोक की मांग को लेकर है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। लखनऊ से अहम जानकारी, यूपीपीसीएल ने दिया है राजस्व वसूली का प्रस्ताव। बता दें कि विद्युत रीडरों को दिया है वसूली का लक्ष्य। हर महीने वसूलने होंगे कम से कम 1 लाख के बिल। यूपीपीसीएल अध्यक्ष आशीष गोयल ने जारी किए हैं निर्देश। हर महीने की 22 तारीख तक पूरा करना होगा काम। 22 से 31 तारीख के बीच मीटर रीडर करेंगे बिल का कलेक्शन। तो वसूली के निर्देश दे दिए गए हैं और बता दें 1 लाख कम से कम वसूली के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।